हम और आप वोट देते हैं, सांसद चुनते हैं इसलिए कि देश की लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, चर्चा करेंगे हमारे बारे में, देश के हित के बारे में, नियम कानूनों पर चर्चा होगी और देश का भविष्य तय होगा। मगर फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों उच्च और निचले सदन में हो क्या रहा है? हंगामा, सिर्फ हंगामा हो रहा है। लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर जॉर्ज सोरोस और अडानी के मसले में भिड़ंत मचा रखी है सत्ता पक्ष और विपक्ष ने, और राज्यसभा चलेंगे, उच्च सदन चलेंगे तो वहाँ पर जगदीप धनखड़ को लेकर विवाद मचा हुआ है। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष के करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर कर नोटिस दे दिया है, तो वो मामला चल रहा है। वहाँ भी संसद स्थगित कर दी गई बुधवार तक के लिए। तो ये जो भिड़ंत चल रही है, एक डेडलॉक सा हो गया है, इसके बारे में समझेंगे कि इससे नुकसान किसका है, आपका कितना नुकसान है। कहा जाता है कि भाई संसद की कार्यवाही 1 मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 घंटे में 1.5 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो इतना पैसा खर्च हो रहा है हमारे आपकी गाड़ी कमाई का, टैक्स का, तो उससे नुकसान किसका है? सबसे पहले तो समझेंगे कि राज्यसभा की बात करते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो कि उपसभापति हैं वहाँ पर, और उनके पर जिम्मा है कि वो राज्यसभा को चलाएं, पर उन पर आरोप लग रहा है भेदभाव करने का, पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका रवैया रहता है, इसमें विपक्षी सांसदों का आरोप है। ये जो मामला है लगातार लंबे समय से हम राजेश जी, पंकज जी देख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष सहज नहीं दिखता है। लगातार उनके खिलाफ देखते हैं, वीडियो भी आते रहते हैं, झगड़ा विवाद बहस होती रहती है। जिस तरह की सूरत पहले शायद इस तरीके से देखने को नहीं मिली है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच राजनीतिक खाई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि अब रिकन्सिलिएशन का कोई जरिया दिख नहीं रहा है। लेट अरुण जेटली जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उनका ये कहना होता था कि द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। यानी बहुत बार होता था आपसी समझो, यदि 3-4 दिन सरकार संसद नहीं चली तो मिल बैठ के थोड़ा दिए थोड़ा लिए, कहने का मतलब कि बातचीत करके इन तमाम तरह के गतिरोधों को सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई चलती जा रही है और जिस तरह से एक लाइन खींच ली गई है, अब उसमें इस तरह का गिव और टेक बहुत मुश्किल दिखता जा रहा है। नुकसान, आपने भी अपने इंट्रो में कहा, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ जनता का हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। किसी की जेब से 10 रुपए नहीं जा रहे। यदि जा रहे होते तो शायद ये स्थिति एकदम उलट आपको दिखती और लोग अपने काम को सीरियसली लेते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस का मानना यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का मानना, इंडिया गठबंधन का मानना यह है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही। अडानी के मुद्दे पर सरकार किसी भी प्रकार का संसद में किसी भी प्रकार की बहस नहीं चाह रही। और उनका ये कहना है कि सरकार, चूंकि सरकार खुद फंसी है इसीलिए सरकार नहीं कर रही। और जगदीप धनखड़ पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो एकदम पार्टिजान तरीके से राज्यसभा को चला रहे हैं। जब सरकार लगातार बैकफुट पे थी तो सरकार ने जॉर्ज सोरोस का बम फोड़ा। जब जॉर्ज सोरोस का बम फोड़ा तो अब एक तरह की प्रतिद्वंदिता दोनों साइड में चल रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष में, कि अब हम बताते हैं कि करके दिखाओ और कौन बैकफुट पे जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि संसद शुरू होती है, 5 मिनट के अंदर संसद बर्खास्त हो जाती है, पहले 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, और उसके बाद पूरे दिन के लिए, अगले दिन 11 बजे मिलने के लिए। कल परसों दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया था राज्यसभा के चेयरमैन पे, जगदीप धनखड़ पे, कि आप जो ये बहस करा रहे हैं कि आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि किस नियम संख्या के तहत आप ये करा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं स्पष्ट है कि आप बायस्ड हैं उनके अगेंस्ट। और इसको चलते एक ऐसी चीज भी आज सुनने को मिली जो अभी तक आमतौर पर पिछले काफी समय से आपने नहीं सुना होगा। एक नोटिस दिया गया है जिसमें 60 सांसदों ने, जो आखिरी बार हमारे पास जो डेटा आया था, 60 विपक्षी सांसदों ने साइन करके दिया है कि वो जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। इसकी किरण रिजिजू ने निंदा की, सत्ता पक्ष के तमाम लोगों ने निंदा की, लेकिन जयराम रमेश और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास जगदीप धनखड़ ने कोई और विकल्प नहीं छोड़ा, हमें बड़ी मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये संख्या बल के ऊपर है और संख्या विपक्ष के पास है नहीं, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष एक मैसेज देना चाहता है कि कि राज्यसभा का चेयरमैन है वो पूरी तरह से हमारे अगेंस्ट है, हमको लेके बायस है और केवल सत्ता पक्ष को मौका देते हैं। मुझे लगता है विपक्ष ये संदेश देना चाहता है। लेकिन कुल मिला के आप जानिए कि जिस तरह से दोनों साइड में गहरी खाई खिंच गई है, ये पटती तो कम से कम मुझे नहीं दिखाई दे रही अगले कुछ समय तक। बिल्कुल पटती नजर नहीं आ रही है। मगर जगदीप धनखड़, देश का उच्च सदन को चलाने का जिम्मा उनके ऊपर है। लगातार वो चर्चा में बने रहते हैं, बहसबाजी हम लोग देखते रहते हैं, होती रहती है उनकी विपक्षी सांसदों के साथ। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि नोटिस दिया गया है, ये नैरेटिव के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया है, इसका बहुत असर तो उस पर होगा नहीं। मगर ये जो नोटिस दिया गया है, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अंदर जो राज्यसभा चलती है, इसके भविष्य के तौर पर कैसे देख रहे हैं पंकज जी?
देखिए, मुझे तो बिल्कुल, अगर भविष्य की बात करें तो मुझे बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ सदन की ही बात नहीं करें, आप देखेंगे कि दो नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन जब टीवी चैनल पे बैठते हैं और जिस तरीके के लैंग्वेज शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो हमारा लोकतंत्र कभी ऐसा था नहीं। हर चीज़ों को समाहित करना, बात करना और डायलॉग करना, ये हमारा मकसद था, पर्पस था, लेकिन वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सदन की गहमा गहमी होती है, गर्मा गर्मी होती है, राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज़ें होती थी उस पर हम कंसेंसस बनाते थे। आपको याद होगा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेकर के पूरे संसद ने एक सुर में राग अलापा था। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर हमने देखा है कि तमाम पार्टी के लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके फैसला लिया है, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को घेरा जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता जो लगा रहे हैं वो गलत है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन हो, उस पर आरोप लगता है, आप ये ईवीएम है उस पे आरोप लगता है, राज्यसभा में जो सभापति हैं उन पे आरोप लगता है। अगर इस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस आरोपों के घेरे में होंगे तो जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा? जब कोर्ट का जजमेंट आता है तब आरोप लग जाता है कि ये जज, अब जज पे भी ये हो गया, मतलब तरह तरह की बातें होने लगती हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि आप अगर इस तरीके से आरोप भी लगाते रहेंगे तो आपको ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप खुद ही अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रति आम लोगों के विश्वास में कितनी कमी ला रहे हैं। आज हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष का कद्र ना करें, या कल विपक्ष सत्ता में होगा, वो विपक्ष का कद्र नहीं करेगा, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये गंभीर विषय है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं हैरान तब होता हूँ जब मुझे ये सुनाई पड़ता है कि किसी फलाने लोगों के, जिसका ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना क्रेडेंशियल है, और उसकी वजह से चर्चा नहीं हो रही हो। चर्चा होना चाहिए, चाहे सोरोस से इनका क्या रिलेशन है या अडानी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, दोनों बातों पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है चर्चा लोकतंत्र में बेहद जरूरी है, और सदन नहीं चलने देना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में चर्चा ही नहीं होगा, लोग अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी वेंट ही नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफल डेमोक्रेसी कहा नहीं जा सकती। बिल्कुल, और चर्चाओं का इतना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है संसद की, जिसको हमने और आप दोनों लोग हमारे साथ वरिष्ठ साथी हैं, आपने तो तमाम चर्चाएं देखी होंगी भूतकाल में, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, सामने सुषमा स्वराज बोलती थी। एक सम्मान था। हाँ। बड़ी ईमानदारी से बोलूं तो एक सम्मान था, चाहे आप विपक्ष के नेता हो। मैंने आज तक कांग्रेस के किसी नेता को, सुषमा स्वराज हो या अरुण जेटली हो, अपना व्यक्तिगत मतभेद, भले ही राजनीतिक मतभेद था, लेकिन एक सम्मान था और एक बोलने की गरिमा थी। एक आपको याद होगा जो बड़ा फेमस था, जिसमें सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर कहा था कि मनमोहन सिंह को कहा था, तू इधर इधर की बात न कर, कि ये बता कि काफिला क्यों लूटा, तेरे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। कहने का मतलब था कि एक जो पंकज जी कह रहे थे, मैं उसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, एक स्तर था, एक लैंग्वेज का एक स्तर था। आप सुनते थे तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि यदि कांग्रेस का बोल रहा है और आप मान लीजिए भाजपा माइंडेड, आपको ऐसा लगा रहे यार क्या बेकार का बोल रहा है। एक क्वालिटी थी, गुस्सा था तो मुस्कुराहट भी थी, गुस्सा था, मुस्कुराहट था, और वो उस चीज को पर्सनल नहीं कोई करता था। मतलब वो राजनीति, सबको पता था राजनीतिक और व्यक्तिगत के बीच क्या अंतर है। और कभी भी आप नहीं देखेंगे कि जिस तरह की लैंग्वेज आप इस वक्त सुन रहे हैं, जिस तरह के आप जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज सुन रहे हैं, उस तरह की लैंग्वेज, मुझे एक आध अपवाद होगा, मैं ये नहीं कहता कि चीजें एकदम बिगड़ गई, लेकिन जो डिफरेंस था वो बड़ा मेजर डिफरेंस था। और आप देखिए कि जिस तरह का लैंग्वेज यूज होना, जिस तरह की एक स्कॉलरलीनेस भी दिखता था, कि यदि किसी एक इशू पे आप बात कर रहे हैं तो आदमी विपक्ष के कई लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। आपको लगता था कि आप रिपोर्टर होते हुए लगता था आपने एक बड़ी राजनीतिक शिक्षा पाई और एक डिफरेंशिएशन का था। आज की तौर पे
सब कुछ इतना व्यक्तिगत होता जा रहा है और भाषा का स्तर तो इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है कि मतलब आप परिवार में किसी को नहीं कहें कि यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आप सुने, लोग जो शब्द पहले बड़े मुश्किल से यूज़ होते थे अब वो इतने फ्रीली यूज़ हो रहे हैं कि आपको लगता ही नहीं कि यार मतलब ये टीवी डिबेट या ये हमारे नॉर्मल लेक्सिकॉन का हिस्सा है। मुझे लगता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसिंग है, एक अकोमोडेटिव स्पिरिट मिसिंग है और दूसरी तरफ से एक कि आप हार गए हैं लेकिन आपको कुछ मुद्दों पर उठ के सरकार का साथ देना चाहिए, वो दोनों मिसिंग है, चाहे सत्ता पक्ष आप मान लीजिए चाहे विपक्ष मान लीजिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि कहीं ना कहीं नेताजन चिंतित भी हैं कि जनता जज किसको कर रही है, कि जिम्मेदार कौन है, आखिर ये संसद नहीं चल रही है उसको लेकर जिम्मेदार कौन है। आप देखिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि विपक्ष के तमाम सांसद हमसे मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बहस हो, चर्चा हो। राहुल गांधी ये चर्चा नहीं होने दे रहे, वो इस तरह की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का बयान भी आया, प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं, वो प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, अंदर वो चर्चा चाहते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब जनता के बीच मुझे लगता है आप लोग के बीच भी बड़ा कंफ्यूजन होगा कि आखिर रोक कौन रहा है, जिम्मेदार कौन है इसका। कांग्रेस 100 सांसद है, यदि कांग्रेस रोक रही है और बाकी पार्टी करना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि पार्टियों ने अलग सुर नहीं वो तो रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, सिर्फ राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद भी चाहते हैं। आप राहुल गांधी मान लीजिए, लेकिन चूंकि राहुल गांधी को पार कोई सांसद कांग्रेस का नहीं सकता, इसलिए मैं कांग्रेस के 100 सांसद 101 सांसद इसको ही जोड़ के चल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी नहीं मान रहे लेकिन इसके अलावा बाकी सांसद तो मान रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस के हैं तो उनके अलग अलग व्यूज नहीं है, उनके बिल्कुल अलग व्यूज हैं। राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं नहीं अडानी बेकार मुद्दा है, हम संभल पे बात करेंगे, ममता बनर्जी कहती नहीं ये कोई मुद्दा नहीं, हम उस पर बात करेंगे। कहने का मतलब आप इंडिया अलायंस है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी एक ही सुर में कह रहा है। देखिए क्या पब्लिक क्या मानती है क्या नहीं मानती, यदि आप प्योर इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा लगता है पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की बात ज़्यादा मानती है, जिस तरह से आप उसको, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, आप उसको उस तरह से देखिए तो जो जीत रहा है इसका मतलब जनता उसकी बात एक लेवल के जो जितना रिक्वायर्ड है उससे एक लेवल ऊपर मान रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से लोगों ने एकदम रिजिड स्टांस ले लिया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब एक व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई है, मतलब कि अब आप मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हैं, आप मेरे व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी हैं। और इसी तरह से आपको वो झल्लाहट, वो गुस्सा और जिस तरह का एक एग्रेशन दिख रहा है वो आपको चाहे स्पोक्स पर्सन की बात में जैसा पंकज जी कह रहे थे या बाकी अलग आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अद्भुत डिक्लाइन हुआ है जिस तरह के जो शब्दों की गरिमा को लेकर, जिस तरह की हम भाषा इस्तेमाल करते थे, यदि पिछले कुछ समय में देखें तो अद्भुत डिक्लाइन हुआ है। और ये एक पक्ष का नहीं, ये चहुओर है, चारों तरफ से इस पक्ष इस जो एक कॉन्वर्सेशन का डिक्लाइन हुआ वो बहुत ही बुरा है। बिल्कुल। पंकज जी जैसे मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा था, भाई की जिम्मेदारी किसकी है, जनता जानना चाहेगी ना कि आखिर संसद नहीं चल रही है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है जो संसद की कार्यवाही में लगते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आप रोज दिन सदन के बाहर देखें तो राहुल गांधी उनकी टीम नजर आती है, राहुल गांधी रिपोर्टर की भूमिका में भी नजर आते हैं। आप सिलसिलेवार तरीके से आप देखें तो अडानी जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया जाता है, एक अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ती है। क्या हम इस पक्ष को दरकिनार कर सकते हैं क्या कि आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉर्नर करके किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसका मकसद और मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को आउट ऑफ वे जा करके हेल्प करें, ये भी मतलब नहीं है, या उसको सारा कुछ दे दें, ये भी मतलब नहीं है। मैं इसका भी पैरोकारी नहीं करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और उसका फायदा जबरदस्त तरीके से उठाया जाता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जयपाल रेड्डी पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे और मुकेश भाई अंबानी उनसे मिलने गए थे। उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था और जयपाल रेड्डी को यूपीए में पेट्रोलियम मिनिस्टर से हटा करके साइंस टेक्नोलॉजी दे दिया गया था। आप ये बात जान लीजिए। अभी ये वही मैं कह रहा हूं, अभी देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और इतना जबरदस्त हल्ला मचा था चारों तरफ और फिर बीजेपी भी अंबानी को लेकर के घेरने में कहीं पीछे नहीं थी। जैसे ही मौका मिलता है एक दल दूसरे पर ऐसे अटैक करते हैं जैसे खुद दूध के धुले हुए हों। अभी इंटरेस्टिंगली देखिए कि कांग्रेस के प्रभारी जो बिहार के हैं शाहनवाज आलम, वो बिहार पहुंचते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिसका लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है उस हिसाब से विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा।
लालू जी तुरंत बोल जाते हैं कि अब राहुल गांधी को बदलो, ममता को मौका दो। ठीक है, अरे कांग्रेस के कहने से क्या होगा? तुरंत कांग्रेस का रिएक्शन आता है कि अरे ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो अंबानी की शादी में गए थे। मतलब आप समझिए कि कैसे आरोप ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक चुप थे, मतलब आरजेडी की नजर में ठीक थे, अभी वो बात उठा रहे हैं क्योंकि अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पूरा लालू परिवार गया था और वो प्लेन से गया था, उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। सवाल ये उठता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना कि आपकी नीति गलत हो सकती है, पर अगर नीयत गड़बड़ हो तो आप ठीक ढंग से लोकतंत्र को फंक्शनल बना ही नहीं सकते। सवाल यहाँ नीयत का है, और नीयत इस तरह से बिगड़ा हुआ है क्योंकि हम पहले भी जब बीजेपी का उभार हो रहा था, जबरदस्त भाषण हमने देखा था। मुझे याद है वो प्रमोद महाजन का भाषण जब वो अपने चाइना ट्रिप के बारे में बता रहे थे कि किस तरह की डेमोक्रेसी इंडिया में फंक्शन करती है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो अपोजिशन में है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो आउटसाइड सपोर्ट कर रही है, जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है वो गठबंधन में है, और जो सबसे छोटी पार्टी है उसका प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह का भाषण और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन लोग भी उसको बड़े मजे में लेते थे। लालू प्रसाद किस तरीके से बीजेपी वाले को घेरते थे, और वो आप देखेंगे वो वीडियो अभी भी वायरल होता है। लेकिन अब जिस तरीके से पर्सनल हो रहा है वो बड़ी ही चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए भी है कि आप देखिए, आप महाराष्ट्र हार जाते हैं, ईवीएम खराब हो जाता है, दिल्ली में 67-3 होता है, सब कुछ ठीक लगता है। आखिरकार ये स्टैंड, मैं नहीं कहता अगर ईवीएम खराब है तो आप दिल्ली में 67-3 पे भी सवाल उठाइए ना। अगर ईवीएम खराब है तो जहां आप कर्नाटक में जीतते हैं उस पर भी सवाल उठाइए ना। अगर आप हर इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है, चाहे कोई भी दल कर रहा हो। और मैं ये भी मानता हूं कि पहले जब संसदीय कार्य मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता था जिनका अक्रॉस द पार्टी अच्छे संबंध होते थे, वो जब माहौल बिगड़ता था तो वो सबको साधने का प्रयास करता है। और बिल्कुल अब क्या हुआ है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगह दी जा रही है जिनका दूसरी पार्टी में कोई दोस्त ही नहीं है, या दोस्त है भी तो पार्टी लाइन से उठ करके वो बातचीत करने को आगे आ ही नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हाईकमान नाराज हो जाएगा, वो उनके ईगो मैसेजिंग के खिलाफ हो जाएगा। तो ये सारी ऐसी वजह हैं जिस वजह से जनता सफर कर रही है। मैं इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहूंगा। मैं आपसे ये पूछता हूं, सोरोस से इनका संबंध है और अडानी से इनका संबंध है, ठीक है, और मतलब ऐसे आरोप। अब इस तरह के आरोपों को अगर आप, इससे आम जनता को कितना फर्क पड़ता है? अगर आम जीवन देखें, जहां बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जहां बहुत सारा बिल पास होना है, जहां बहुत तरह की बातें होनी है, उससे इसका क्या रिलेशन? और अगर इसका रिलेशन भी है, जैसे जिसके ये को फाउंडर हैं जिनको कहा जा रहा है सोनिया गांधी का, तो सोनिया गांधी ने तो अपनी राजनीति कर ली। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को घेरा जा रहा है कि आप ओसीसीआरपी से आपका संबंध है, वो आपको फीड करता है और आप यहाँ गवर्नमेंट को डीएस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आप देखिए कि जमीनी हकीकत में ये सारे मुद्दे कितने यूजफुल हैं। मुद्दे ये होने चाहिए कि भाई काम कैसे हो रहा है, एग्जाम कैसे हो रहा है, तमाम चीजें कैसी हो रही है, हमारा एक्सटर्नल पॉलिसी कैसा है। मुद्दा ये भी होना चाहिए हम बांग्लादेश में हम हिंदुओं को बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। हम एक हाइपोथेसिस में घूम रहे हैं जिसका रियल जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब है। और कम से कम अगर मतलब है भी मेरी समझ में, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर के फंक्शन को बंद कर दिया जाए। ये इतना बड़ा मतलब नहीं है कि आप इसी को बंद कर दें और इसका काम ही नहीं हो। एक इंटरेस्टिंग चीज बस एक लाइन इसमें ऐड करूंगा कि जैसे आप अडानी के मुद्दे पे इतना कर रहे हो, जॉर्ज सोरोस के, न सरकार अडानी बना रहे हैं न सरकार अडानी गिरा रहे हैं। हाँ, संविधान का मुद्दा ऐसा था और संविधान में बदलाव का मुद्दा ऐसा था जिसने एक बहुत ही ताकतवर सरकार को पूरी 240 पे रोक दिया और 272 नहीं पाने दिया। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा ब्रजेश जी, ये बर्फ जो जम गई है, ये पिघलेगी, इसका कोई रास्ता दिख रहा है? क्योंकि जो बात बोली गई संसदीय कार्य मंत्री को लेकर, पंकज जी ने बोला कि पहले ऐसे लोग होते थे जो बीच का रास्ता निकालते थे। पंकज किरण रिजिजू फिलहाल अभी इसमें कामयाब होते उतना दिख नहीं रहे हैं, जो बर्फ सी जम गई है।
तो मैं जानना चाहता हूँ ये इसके लिए बीच का कोई रास्ता बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि इसी तरीके से संसद ये पूरा शीतकालीन सत्र ऐसे ही निकलना है? देखिए, जो पंकज जी ने बात कही वो बिल्कुल सही बात थी। पुराने टाइम में आप देखें, कमलनाथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो एकदम आराम से जाते थे, 2-3 दिन हल्ला गुल्लो, और सबको लगता था हाँ भाई ठीक है, विपक्ष अपनी किसी बात पे अपने आप को रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, अपने वोटर्स को एक प्रोजेक्शन दे रहा है कि हमने आपकी बात इतनी मजबूती से रखी, और उसके बाद बात होती थी, उसके बाद बात में कोई ना कोई समाधान निकल जाता था। लेकिन उसमें एक छोटा सा पेच ये था कि ये जो जितनी सरकारें थी, ये वो सरकारें थी जो पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी तो कोई एक नेता इतना मजबूत नहीं होता था कि उसकी सोच के आगे सारी सोच खत्म हो जाती थी। तो आप सोनिया गांधी यदि आपसे नाराज हैं, लेकिन टीडीपी और जेडीयू और 2 और पार्टियां आपके फेवर में हैं, तो आपका काम रुकेगा नहीं, इसकी गारंटी थी। और इसी वजह से थोड़ा क्विड प्रो क्वो के हिसाब से आदमी थोड़ा आपकी बात मान लेता था कि चलिए हम यहाँ आपकी बात मान लिए, चलिए वहाँ हम आपकी बात माने। जो सिचुएशन है 2014 ऑनवर्ड से, ये भारत में बड़े लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार आई बल्कि पुराने वक्त में कांग्रेस का रेप्लिका हुआ कि न केवल सेंटर में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बल्कि तमाम राज्यों में भी आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब आप कहीं किसी दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे में होता यह है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है कि संसद को सुचारू रूप से चलने का, उसकी खुद की हैसियत बड़ी कम हो गई, क्योंकि उसको हम पता है कि जो ऊपर से ऑर्डर है उसके आगे वो 1 इंच नहीं बढ़ सकता। बढ़ा तो जैसे जयपाल रेड्डी शहीद हुए उसी तरह से तत्काल प्रभाव से वो शहीद हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो रुक रही हैं। जो आपने पूछा कि ये बर्फ पिघलेगी नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस का, आप पसंद करें नहीं पसंद करें, कांग्रेस के भीतर का खाने में बहुत लोग मानते, लेकिन ओपनली कोई नहीं कह सकता राहुल गांधी उनके निर्विवाद नेता हैं। राहुल गांधी ने 2019 से, उससे थोड़ा पहले से एक लाइन खींची है जिसपे वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। सूट बूट की सरकार आपको याद हो, और अडानी का मुद्दा, और मोदी और अडानी एक है, इस तरह के जो तमाम वो आरोप लगा रहे हैं वो है। जब तक राहुल गांधी इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ किसी तरह से पिघलने वाली। और मुझे लगता है सरकार में भी लोगों को अब इसका एहसास हो चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बड़ा जबरदस्त पलटवार सरकार की तरफ से हुआ कि यदि तुम हमें अडानी के नाम पे बदनाम करोगे तो हम भी तुम्हारे को जॉर्ज क्यों ऐसा मान नहीं सकता कि सरकार को ना पता हो कि जो ये एनजीओ को की फंडिंग जिसके को चेयरमैन या पैनलिस्ट सोनिया गांधी रही हुई, सरकार को पहले से ना पता हो, ये असंभव है। लेकिन अब सरकार ने पलटवार करना चालू कर दिया और सरकार भी अब इस मूड में दिख रही है कि आर पार हो जाए। तो मुझे लगता है ये आर पार वाला ही सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ कहीं कि थोड़ा हम आगे चलें, थोड़ा तुम आगे चलो और बात बन जाए, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में बर्फ पिघलने जैसा कोई सिनेरियो, जो शीतकालीन सत्र है संसद का, मुझे लगता है ये पूरी तरह से बर्फ जमी रहेगी और हर हालत में ये सत्र जॉर्ज सोरोस वर्सेस गौतम अडानी की ही भेंट चढ़ेगा। बिल्कुल। तो ठंड दिल्ली में बढ़ने भी लगी है और संसद सत्र में जो बर्फ जमी हुई है वो मुझे लगता है ये सत्र उसी बर्फ के सहारे ही निकल जाएगा। बाकी जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं संसद के बारे में, जो बिल्कुल डेडलॉक सब बन गया है, बातचीत नहीं हो रही है उसके बारे में? देखिए, एक चीज मुझे और नजर आ रहा है पॉलिटिकली जो मैं देख रहा हूँ, कम से कम एक मुद्दा ऐसा राहुल गांधी को मिला है जिसको लेकर के राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कल तक आवाज उठ रही थी ना ममता बनर्जी को लाइए, अब कल जो टीएमसी आवाज उठा रही थी वही टीएमसी कह रही है कि 60 से ज़्यादा, मेरी जानकारी में 71 एमपीज ने साइन कर दिया है कि आप जगदीप धनखड़ को हटाइए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विपक्ष को यूनाइट करता है, जैसे कश्मीर ऐसा मुद्दा किसी जमाने में होता था जो पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करता था। इसी तरीके से आप देखिए कि ये एक मुद्दा ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो जोर से अब संजय राउत कहने लगे कि कौन कहता है विपक्ष डिवाइडेड हाउस है, हम सब एक हैं, सबको अपनी अपनी बातें रखने की जरूरत है। तो इस तरह की भी बात उठने लगी है। पर एक चीज आप देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेगासस में भी 15 दिन तक अपने संसद चलने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट क्या मिला, ये भी तो महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में आप बहुत बड़ी हार हारे हैं, झारखंड में आपकी जीत कोई ऐसी नहीं है जिसको आप दुनिया को बता सकें या देश को बता सकें, उसके बावजूद आप इसी लाइन पर चलते रहेंगे। तो क्या आपको जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है, जनता कैसे सोचती है, क्या इसकी समझ नहीं है, या अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए आप इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी ने खूब जोर हल्ला मचा लिया झारखंड में, हेमंत सोरेन करप्ट है। जनता ने क्या किया?
जनता ने ऐसी मेजॉरिटी दी कि झारखंड के इतिहास में किसी को ऐसी मेजॉरिटी नहीं मिली। आप देख लीजिए, यहाँ पर खूब हल्ला मचाया कि अजीत पवार को साथ कर लिए, इनके वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। ठीक है, संविधान पे खतरा था, वो जनता को समझ में आया, 240 पर सिमट गई। लेकिन आप विधानसभा में देखिए बीजेपी कहाँ पहुंच गई। सवाल यह है कि जो मुद्दे आप उठाते हैं, क्या जनता के साथ वो रेजोनेट कर रहा है, वो उनके बीच भरोसा कायम कर पा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब जनता की आवाज ना उठा करके आप अपने स्कोर सेटल करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वो पॉलिटिक्स दूसरे दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ती है, और अंततः भुगतती तो जनता ही है, जो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, पंकज जी की खास नाराजगी इस मुद्दे पर है कि मुद्दे सही नहीं चुने जा रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दे जो होने चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए वाकई, वो मुद्दे नहीं चुने जा रहे हैं। अडानी और सोरोस की बात हो रही है, जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही? तो जनता क्या सोचती है? संसद सत्र जिस तरीके से चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, लगातार हंगामा स्थगन देख रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बाकी लगातार हम देश दुनिया से जुड़ी चर्चाएं ऐसे ही करते रहेंगे रोज़ शाम को। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।